वर्तमान देश की जो परिस्थिति है और जितनी विषय हमारे सामने उठकर आ रही है, चाहे भाषा विवाद हो, चाहे बुलडोज़र से बस्तियाँ उजाड़ना हो, महंगाई हो, अशिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन सब के पीछे जो असली कारण है, उन कारणों को जाने बगैर हम इसकी समाधान नहीं कर सकते। और आपको क्या लगता है, हम कहीं समाधान की तरफ जा रहे हैं? कहीं कोई संस्था, कहीं कोई कोशिश, कहीं कोई राजनीतिक कोशिश हो, कहीं कोई सामाजिक कोशिश हो, इसकी बुनियाद से, इसकी जड़ से, इसकी समाधान के लिए कोई काम कर रहा हो? आपको लगता है कोई कहीं कोई कोशिश है? आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता। देश की राजनीति अगर सही दिशा पे चले, देश की राजनीति अगर बराबर मानवीय मूल्यों को परखते हुए अपनी दिशा तय करे, अपने सिद्धांत बना पाए, तब जाके देश में उतना समस्या नहीं, समाधानों का अंबार आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर राजनीति सिर्फ और सिर्फ समस्याओं का मोहरा हो, इनको अगर वो मौलिक तत्वों की जानकारी ना हो, गलत लोगों के हाथ में अगर राजनीति आ गई, तो देश में अलग अलग मुद्दे, अलग अलग विषय, अलग अलग समस्याएं आपको बढ़ती दिखाई देगी, आपको कभी भी समाधान नहीं दिखाई देगा। हम जो पब्लिक है, हम एक भीड़ तंत्र बन के रह गए। ये लोकतंत्र नहीं, अभी भीड़ तंत्र बन गया। भीड़ तंत्र, लोकतंत्र को भीड़ तंत्र बनाया गया और भीड़ तंत्र से उसको लोट तंत्र बनाया गया। और हम जो भीड़ है, वो भीड़, इनके पीछे वो जो भी मुद्दे दे रहे उसकी चर्चा में लग जाते हैं, और वही चर्चाएं हमारे आसपास गूंजती रहती है, और वही उसी चर्चा में खबरें बनने लगती है। मेन स्ट्रीम मीडिया, ब्रेकिंग न्यूज़ उसी में चलता है और हम उसी में डूबे रहते हैं। और फिर चुनाव आ जाता है, फिर कोई ना कोई पार्टी अपनी कैसे भी करके झोल झाल करके सरकार बना लेती है और देश चल रही है। इस तरह हमारा समाधान हो बना, इस तरह हम लोग की जो ज़मीन पर जितनी समस्याएं हमारे ऊपर इस वक्त मंडरा रही है और चारों तरफ फैली हुई समस्याएं हैं, हमारे ऊपर गुर्बत है, हमारे ऊपर महंगाई है। सीधी बात है, महंगाई रहेगी तो गुर्बत बढ़ेगी, लोग महंगा सामान खरीद नहीं पाएंगे तो वो मारे मारे फिरेंगे, फिर पैसों की कमी होगी तो आर्थिक विकास संभव नहीं है। यानी बात करें तो जिस विषय पर बात करें वो विषय सिर्फ समस्याओं से घिरा हुआ है, हमारे पास समाधान का कोई रास्ता नहीं है। इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जो व्यवस्था हम पर हावी है, जो कमियां हैं, उन कमियों को ढूंढ के निकाल कर उसमें हमें सुधार लाना पड़ेगा। और इस व्यवस्था के अंतर्गत जो भी हम राजनीतिक पार्टियां उसमें गठन होगी, संस्थाएं गठन होगी, जो भी देश के अंदर ये होगा, सिर्फ समस्या हमारे ऊपर आता रहेगा। वो ऐसी मुद्दों को हाथ में कभी नहीं लेगा और ऐसे मुद्दों के साथ हम चलेंगे नहीं जिससे समाधान निकल कर आता नहीं है। हम सिर्फ विषयों को पढ़ के सुनाएंगे, हम सिर्फ उन बातों को चर्चा करेंगे, लेकिन समाधान हमारे पास कुछ नहीं होगा। हम भी और लोग उसी में घुसते जाएंगे, यही दोहराता रहेगा, यही चक्रव्यूह बनता जाएगा और इसी चक्रव्यूह में हम फंसते जाएंगे। और देश की जनता, 140 करोड़ जनता इसी में यानी सर्कल बनाती साइकिल चलाती रहेगी, अपनी ज़िंदगी जीती रहेगी। कोई समाधान सामने आने वाला नहीं है। समाधान एक्चुअली जो है, समाधान है इस देश की व्यवस्था बदलना, समाधान है व्यवस्था में कमियों को ढूंढ कर निकाल के उसकी पड़ताल करना। जैसे मैं आपको इसका एक उदाहरण बता दूं, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, मैं आज एक राजनीतिक पार्टी बनाता हूं, ठीक है, तो मुझे लगेगा मेरे आसपास कौन से मुद्दे हैं, लोग मेरी तरफ, हमारी जो पार्टी हमने बनाया है, हमारी पार्टी की तरफ लोग ज़्यादा आकर्षित किससे होंगे? तो हमने समझो भाषा का मुद्दा ले लिया, हमारी जाति का मुद्दा ले लिया, हमें जिस कम्युनिटी से आता हूँ उस कम्युनिटी का मुद्दा ले लिया, तो लोग उसमें फंस जाएंगे। जब मुद्दा उठाएंगे कुछ ज़मीन पे, उसके लिए कुछ हंगामा करेंगे, कुछ तोड़ फोड़ कर देंगे, कुछ ये ब्रेकिंग न्यूज़ होएगी, वो उसको में चलाया जाएगा, चारों तरफ उसको फैलाया जाएगा, तो हम चर्चा में आ जाएंगे। चर्चा में आएंगे तो हमारी बहुत ज़्यादा हमारी नाम बन जाएगी और उसमें हम यानी मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे। और मेन स्ट्रीम में आने के बाद हमारा जो स्थिति होगा वो हम राजनीतिक पार्टी एक दल बना के सामने उभरेंगे, और जो लोग हमारे समर्थन में आए वो हमें वोट देंगे। इस तरह करके हम 1 सीट मिल गया, 2 सीट मिल गया, तीसरा सीट मिल गया, चौथा सीट मिल गया, आगे करते करते शायद हमने सरकार भी बना लिया। इस तरह ही हो रहा है ना इस देश के साथ। ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था के अंतर्गत मैं बात कर रहा हूँ। अगर कोई भी राजनीतिक पार्टी बने, कोई भी,
एरा गैरा कोई भी बनाए, वो कोई गलत काम पब्लिक के साथ ना कर सके, उसके लिए फेरबदल ना कर सके, कोई भी यानी अपनी वजूद इस तरह ना बना सके जिससे पब्लिक का नुकसान हो। जिससे पब्लिक का नुकसान होना मतलब देश का नुकसान होना, पब्लिक का नुकसान होना। कहीं एक हंगामा हो गया, वहाँ जितना रास्ता रुकेगा, ट्रक रुकेगा, बस रुकेगा, ये रुकेगा, वो रुकेगा, जो भी रुकेगा, ये जो और न्यूज़ बनेगी, ये देश पीछे जाने वाली बात है, देश आगे जाने वाली बात नहीं है, क्योंकि उतना टाइम देश का बर्बाद हुआ है। ये जो आज़ादी से लेकर अब तक ये जो राजनीति खेला जा रहा है इस देश में, ये जितनी चर्चाएं कर रहे हैं, जितने लोग बन रहे हैं, जितने लोग आगे आ रहे हैं और जितने लोग कर रहे हैं, जितने लोग राजनीतिक पार्टी सत्ता भी चला रहे, सरकार में आके चला रहे, सरकार चला रहे लोग, संविधान की दुहाई देते, ये किसी को होना क्या चाहिए उस बारे में मालूम नहीं है किसी को भी। एक बात होता है कि जो हो रहा है होने दो, और एक बात होता है क्या होना चाहिए उसके बारे में जानकारी होना। अगर आप उन मूल्यों को नहीं जानते क्या होना चाहिए तो आप बेवकूफ़ हो। तो ऐसे बेवकूफ़ लोग देश चला रहे हैं, और देश चला के बेवकूफ़ी की खंडहर में डल चुके हैं, इतनी गहरी खाई में ले जाके देश को फंसा चुके हैं जहाँ के उठकर आना बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली काम है, बहुत ज़्यादा कठिनाई झेलनी पड़ेगी वहाँ से उठकर उभर के आना, लेकिन नामुमकिन नहीं है। जिन मुद्दों को लेकर हम चर्चा में होते हैं वो देश के काम आता नहीं है। एक दूसरे को जानकारी शेयर करना अलग बात है, यानी उसने कुछ कर लिया, इसने कुछ कर लिया, सरकार ने कुछ कर लिया, और सरकार में बैठा हुआ आदमी उसने कुछ कर लिया, ये सब जानकारी शेयर करनी है तो चलता रहेगा। इससे देश को क्या फ़ायदा हुआ? देश की किसी के घर पे एक रोटी आया, किसी के लिए कुछ ये तो जिन लोगों ने अपना धंधा बना लिया उन लोगों के लिए है। देश की यानी बहुमानसिक, देश की बहुतायत लाभदायक फ़ायदा क्या हुआ? कुछ नहीं है। देश को आगे ले जाने वाली इसमें कोई सूत्र नहीं है, इसमें कोई बुनियाद नहीं है। बुनियाद उसमें है अगर हम उस हिसाब से देश को आगे बढ़ाएंगे, उस हिसाब से देश को एक बार तंत्र, इस जो लोकतंत्र बन गई है उस लोकतंत्र को एक बार बदल के यानी लोकतंत्र में उसको परिवर्तन करना, ये हमारा काम होगा। और देखिए इस वक्त आप देख रहे होंगे चारों तरफ बुलडोज़र कार्रवाई चल रही है, आप देख रहे होंगे चारों तरफ जिस तरह से यानी बस्तियाँ उजाड़ी जा रही है, जिस तरह लोगों को तकलीफ़ कठिनाई में डाला जा रहा है। क्या ये देश हित में है? सरकारी ज़मीन पे तूने घर बना लिया, सरकारी ज़मीन दखल कर लिया और उस पर अतिक्रमण की बात करके लोगों को उजाड़ दे रहे हैं। अब बताइए सरकारी ज़मीन किसकी है? सरकार का ज़मीन किसने दिया? सरकार के पास ज़मीन कहाँ से आया? ये ज़मीन अगर हम बुनियाद की बात करें तो सरकार तो ये जिस दल की सरकार है वो दल तो 4-5 साल पहले आया है। उससे पहले किसका था? उससे पहले वाले सरकार का उससे पहले किसका था? सरकार के पास ये ज़मीन भारत की है ना। भारत भूमि किसकी है? भारत भूमि यहाँ के लोकतंत्र के मालिकों का है, यहाँ पे रहीवासियों के, यहाँ पे रहने वाले जनता है उनका है। ठीक है, सरकार को उन ज़मीनों की डिस्ट्रीब्यूशन करना, उन ज़मीनों को बराबर हिस्से में सबके हिस्से में आ रहा है कि नहीं उसकी देखभाल करने के लिए सरकार है। सरकार ज़मीनों की दखल नहीं कर सकती, सरकार के पास ये अधिकार भी नहीं है। अगर सरकार ऐसी अधिकार जताती है तो ये अवैध बात है, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो एक्चुअली हमें जानना ये पड़ेगा। अगर सुनिए एक बात और है इसमें, ऐसे सूत्र में जाएंगे तो ये फिर वो भारतवर्ष किसका था, भारतवर्ष अलग कहाँ से हुआ, फिर वो ज़मीन किसका था, उससे पहले उसका किसका था, फिर आएंगे धरती किसका था, किसका है। यानी बात आगे बढ़ेगी तो लंबे हद तक जाएगी, आप जीत नहीं सकते। कोई सरकार इसमें, कोई वकालत और कोई कोर्ट इसमें जीतने वाली यानी कोई कानून बन नहीं सकता। दुनिया है, लोग जन्म लेते हैं, लोगों के रहने के लिए हैं, और जो जिस जगह जन्मा, अभी यह तो सिस्टम ऐसे होना चाहिए था। सरकार को सबका लिस्ट होना चाहिए, किस घर में कितने बच्चे जन्म ले रहे, उसके लिए अपना एक घर मकान यानी जन्म लेने से पहले उसका मकान तैयार होना चाहिए था। ये होना चाहिए था हमारे पास एडवांस सिस्टम। हमारे पास सिस्टम क्या हो गया, बच्चा जन्म लिया और बच्चे ने आने के बाद माँ बाप ने दूध पिलाया, बड़ा किया, 20-22 साल का हुआ तो उसको फिर चक्कर आ जाता है कि मेरे पास रोज़गार नहीं है। हालांकि उसके पास तो पहले से तुम सरकार चला रहे हैं, तुम्हारे पास सब सिस्टम है, सब तंत्र है, सब व्यवस्था तुम्हारे पास पड़ा हुआ है, सब बल तुम्हारे को दिया हुआ है, सब शक्ति तुम्हारे पास है। तुम्हें दिन रात एक करके निरंकुश एक तरफा काम करके तुम्हें तो यहाँ तक पहुँचाना चाहिए कि जन्म लिया बच्चा भी
अब ये बच्चे का अधिकार भी सुरक्षित है। ये होना चाहिए था, ये होना ये चाहिए था। हो क्या रहा है कि बच्चा जन्म लिया, उसके पास कुछ है नहीं है, कुछ नहीं उसके पास। वो बाप ने अगर कुछ कमाया, बाप के पास अगर कुछ है तो 2 रुपया है तो 2 बच्चे हैं तो 1-1 रुपया मिलेगा। ये हो गई है, ये हो गई है, ये हमारा सिस्टम, ये व्यवस्था चल रहा है। वो और फिर कमाएगा तो सरकार को देगा। तुम भिखारी है तुम, हैं? बच्चा जन्म लेगा तो तुम्हें तो होना ये चाहिए था, उस बाप के ऊपर का बाप तुम हो, हैं? पिता के ऊपर का पिता तुम हो। तुम हमारा हर देखभाल के लिए जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें इस बात को समझना चाहिए, तुम इस बात को समझते नहीं है। तुम इस बात को ना समझी करके तुम लोगों पर बोझ बने हुए हो, और इस बोझ को बलपूर्वक लोगों के ऊपर और हावी रखने के लिए, उसको लंबे टाइम तक ज़िंदा रखने के लिए तुम प्रयासरत हो। और इसीलिए लोगों को कमज़ोर बनाया जा रहा है। गरीब रहेगा तो आवाज़ नहीं करेगा। ये मैं वैश्विक सिद्धांत की बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपने हमारे देश की बात नहीं। हर जगह की सरकार ऐसे काम करना चाहिए था। लेकिन अब देखो, ये निम्न मनस्क लोग हैं ना, तंग दिल लोग हैं, इन लोग को कुछ मालूमात है नहीं, करना क्या है पता नहीं, होना क्या चाहिए वो भी पता नहीं, कुछ पता नहीं। ये नहीं, सिर्फ सत्ता पे बैठने के शौक़ से और सत्ता के सुख सुविधा की प्राप्ति की लालच से जाके बैठ जाते हैं, और लोगों को सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ देते हैं, कठिनाई देते हैं, लोगों को सिर्फ और सिर्फ दर्द देते हैं, ये दुख देते हैं लोगों को। ऐसे लोगों को सरकार में होने का अधिकार भी नहीं है। अगर हमारा व्यवस्था ऐसा होता कि वैसा इंसान जाके सत्ता में बैठेगा, जो मैं जिन बातों को कह रहा हूँ उन बातों को परिपालित, उन बातों को यानी ज़मीन पर उतारने वाला, बुनियाद से समझने वाला व्यक्ति जाके सरकार में बैठ सकता है, मुखिया बन सकता है। ये जितने भी सत्ता में बैठे लोग हैं, ये देश विरोधी लोग हैं। किसी को भी देश के लिए काम करने आता नहीं है। जो भी काम कर रहे हैं देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं, क्योंकि दल भक्ति के लिए काम करते हैं। वो दल को यानी एक चुनाव जीत जाते हैं, अगली चुनाव जीतने के लिए ये जो 5 साल मोहलत मिलता है, ये 5 साल ये सिर्फ और सिर्फ अगली चुनाव जीतने के लिए काम करते हैं। नियत में यानी देश सेवा नहीं है, नियत में सिर्फ और सिर्फ यानी चुनाव जीतना है, तो सत्ता में बने रहना है, ये नियत रहता है। तो ऐसे लोगों से देश का काम होना संभव है? आपको लगता है? अगर एक शक्तिशाली, समर्थ और समृद्ध राष्ट्र अगर निर्माण करना है तो व्यवस्था में हाथ डालना पड़ेगा। 4 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, ये जो आप देख रहे हैं 4 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बन गए हैं। जापान से हमारी अर्थव्यवस्था आगे हो गई है। आपको लगता है जिस देश की मुखिया, जिस घर का पिता अगर बाहर ऐलान करता है कि मैं धनी बन गया हूँ, कि मैं पैसे वाला बन गया हूँ, तो उसके बच्चे गरीब रहेंगे? उसके बच्चों के हाथ में पैसा नहीं रहेगा, उसके बच्चे भूखे रहेंगे। यहाँ बेरोज़गारी की हालात, सिर्फ और सिर्फ बेरोज़गारी के हालात ले लो, बाकी हर समस्या छोड़ दो। सिर्फ और सिर्फ बेरोज़गारी की परिस्थिति को आप हाथ में ले लो। इनकी ये जो डंका ये बजा रहे, ये डंका कैसे टूटेगा आपको पता भी नहीं चलेगा इस डंके की। इतनी बेरोज़गारी, रोज़ लोग बाहर जाने के लिए तड़प रहे हैं, रोज़ लोग कहीं ना कहीं चले जाने के लिए ये हो रहे हैं। कितने लाख, 16 लाख मिलियनरी लोग, करोड़पति लोग देश छोड़ के चले गए। इन्हीं की व्यवस्था की वजह से ना, ये जो सरकार चला रहा है, इन्हीं की परेशानी की वजह से ना, गाये क्यों है, आए क्यों नहीं है? इसीलिए ना कि इन लोगों ने यहाँ पे इनके रहने के लिए बराबर व्यवस्था नहीं कर पाई। इसके लिए ना अपनी पीठ थपथपाना और ज़मीन की हकीकत जानना अलग बात है। तो इन लोगों से देश को बचा लो। देश की जनता से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, एकजुट हो जाओ। इनकी धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति, इसकी भाषा की राजनीति, वो सब छोड़ दो। ये बहुत निम्नपना है, बहुत नीचपना है ये सब। देश को हम अगर इस भारतवर्ष को, इतना बड़ा भूमि भारतवर्ष है, आपने मानचित्र का एक बार देख लो, बहुत बड़ी ज़मीन हमें मिली हुई है। इसको हमें अगर समृद्ध बनाना है तो हमें सबको एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं एक साथ मिलकर, एक संगठन बनाकर, एक साथ एक मंच पे आकर हमें काम करना पड़ेगा, वरना संभव नहीं है। और एक मंच बनाओ, जनता एक तरफ हो जाए, राजनीतिक दल को बाहर छोड़ दो, जनता एक तरफ हो जाओ,
और जनता तय करे कि सरकार किसको बनानी। एक आदमी ये जो जितने पार्टी बार्टी सबको लात मारो, हटाओ, सबको हटा के लात मार के हटाओ, भगाओ, भगा के एक आदमी अपने मन से एक मंच बनाओ, उस मंच पे ये हमारी चेंज इंडिया मिशन के मंच को सपोर्ट करो और आओ, इसी मंच से हम लोग इनकलाब जिंदाबाद करेंगे और इसी मंच से हम लोग एक व्यक्ति तय करेंगे, ये व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, ये व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा। इलेक्शन आया तो एक चट्टी हम उसी को वोट देंगे, उसी को वोट देंगे, उसी को पहुंचाएंगे जो जनता की दर्द का समझे। मेरी बात समझो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जनता की दर्द का समझे, इंसानी दर्द समझता हो, उस व्यक्ति को। ऐसे ये अभी जो हमारा वर्तमान प्रधानमंत्री है, इनके बारे में संजय सिंह क्या कह रहे, सुन लो। बराबर कह रहे ना, जिन्हें इंसानी दर्द समझता ही नहीं है, जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ निर्ममता है। किसी की दर्द, देखिए किसी की दर्द समझना अलग बात है। देश में इतनी बड़ी जिम्मेदारी की पोस्ट पर बैठकर अगर नीचे जीने वाले लोगों के दर्द को नहीं समझोगे, नीचे जीने वाले लोगों की चीख सुनाई देने की तुम्हारे पास कान नहीं होगा, तुम्हें उस पद पर बैठने का कोई हक नहीं है। इनके सत्ता में आने के बाद से कितने लोगों ने चीखा, ईमानदारी से बताना। और आज तक अभी तो चीखें बढ़ रही है, चीखें वृद्धि हो रही है। चाहे महंगाई ले लो, चाहे अर्थव्यवस्था ले लो, चाहे बेरोजगारी ले लो, हर तरफ चीखे। उस दिन एक महिला कह रही थी, इन्हें इस प्रधानमंत्री को भगाओ, हटाओ इसको, ये घर चलाना मुश्किल बन गया है। सही में घर चलाना मुश्किल बना दिया इन्होंने, हम देख रहे हैं। और ये जो राजनीति किए जा रहे हैं, ये एक्चुअली राजनीति नहीं है, ये नीच नीति है। इसे राजनीति कहना बंद कर दो। मैं इस विषय पर एक वीडियो और भी बनाया हूँ, आप देख लेना, इसी चैनल पे है। राजनीति किसे कहना चाहिए, राजनीति की पूरी विश्लेषण मैंने उस वीडियो में किया है। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसके लिए इसमें इस बारे में बात नहीं करूँगा। राजनीति ये जो कर रही है, ये राजनीति नहीं है, नीच नीति है। इसे नीच नीति को, और ऐसे नीच लोगों को भगाओ, हटाओ। मैं बार बार कह रहा हूँ, इनकी ज़रूरत नहीं, ये देश नहीं बना पाएंगे। ये राष्ट्र निर्माण इनकी बस की बात नहीं है। राष्ट्र निर्माण करने वाला व्यक्ति था लाल बहादुर शास्त्री। मैं मानता हूँ हमारी जन्म से पहले वो दुनिया से चले गए, लेकिन पढ़ा हूँ उन्हें। राष्ट्र निर्माण का जज्बा महात्मा गांधी में था, राष्ट्र निर्माण का जज्बा राजीव दीक्षित में था। ये राजनीति से हट के कुछ सच बात करते थे, ये ऐसे लोग हैं। ये तो महात्मा गांधी तो बैरिस्टर थे, कानून के पिता थे, हर कानून को समझते थे, बुनियाद को समझते थे। कानून किस पे बनना चाहिए, कानून बन गया अलग बात है, क्या बना दिया उस पर तो कानून क्या बनना चाहिए वो समझ में आना चाहिए आपको। मैं ये बात कर रहा हूँ। किसी ने अगर कानून बना दिया कि हर व्यक्ति हर रोज़ 100 बार सांस लेगा, शाम तक सब मर जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। तो ये कानून बनना चाहिए, ऐसे कानून तो बनना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई क्रूर से क्रूर व्यक्ति आ गया तुम्हारे नसीब में लिखा हुआ और उसने अगर ऐसे कानून बना दिया कि कानून, हमने इतिहास में बड़ा कानून था ऐसा, महिलाएं यानी अपनी छाती नहीं ढक सकती थी, कि जिसने छाती ढक लिया उसकी छाती काट दिया जाता था। ऐसे क्रूरता थी ना। ऐसे क्रूर अगर कोई अगर आ गया, आप समझो, तो ऐसे भी कानून बना दे, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि बल उसके पास है। वही यानी बहुमत से अगर ये बन गया, बोले कोई सांस नहीं ले सकता, कानून बना दो, है कोई रुजी नहीं कर सकता, कानून बना दो। जितना भी रुजी करेगा उसका यानी आधा, अभी तो आधे से ज़्यादा वो लोग यानी आपको पीछे से पॉकेट में हाथ डाल के वो ले लेते हैं टैक्स के नाम पे। लेकिन अगर सच में ऐसे बोले रोज़गार करेगा और सब बैंक में डालेगा, ये सब सरकारी धन है, सरकारी धन है ये। अगर ऐसा हुआ तो क्या करोगे? सिर्फ और सिर्फ उसे रोटी दी जाएगी, हर कोई घर में अपनी जेल का ज़िंदगी काटे, क्या करोगे? अभी जो वर्तमान जो ज़िंदगी हम जी रहे, ये कोई मैंने कोई स्वाधीन ज़िंदगी हम जी नहीं रहे। हम दरअसल हम जो ज़िंदगी जी रहे हैं, ये अघोषित पराधीन ज़िंदगी जी रहे हैं। स्वाधीन ज़िंदगी नहीं जी रहे हम लोग। हमें जिधर जैसे चाहे वैसे नचा रहे वो लोग, जैसे चाहिए वैसे नचा रहे। अवैध बल दिया तो अवैध, बांग्लादेशी बल दिया तो बांग्लादेशी, भैया तो पाकिस्तानी बल दिया तो पाकिस्तानी, कुछ भी बोले जा रहे, कुछ भी करे जा रहे। 10 साल गाड़ी चला सकते, उसके ऊपर गाड़ी चला नहीं सकते। मैंने एक गाड़ी ख़रीदा, मैंने मेरे घर पे रखा गाड़ी, चलाया ही नहीं, समझो, मैंने चाबी उसमें लगाया ही नहीं, उसका देखभाल करता रहा, टाइम पे स्टार्ट किया। 10 साल तो कैसे ही रहा, मैं 1 किलोमीटर भी नहीं चला, मेरे घर पे ही पड़ी रही, मेरे को ज़रूरत नहीं थी, समझो। 10 साल के बाद मुझे ज़रूरत पड़ी कि हाँ अभी मैं चला सकता हूँ, या मुझे बीमारी थी मैं चला नहीं सकता था, अभी मैं चला सकता हूँ, तो मुझे उस गाड़ी को चलाने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है।
इन लोग को ऐसे कानून, ऐसे अगर कानून बनाने की, मुखिया कानून बनाने की, यानी विधान सभा में बैठने के लिए आपको चुना गया, तो कानून क्या बनना चाहिए वो आपके दिमाग में अगर समझता नहीं है, तो ऐसे लोगों को हाँ बैठना काहे के लिए? भीख मांगो जाके कहीं। ऐसे लोगों को काहे के लिए भेजते हैं? नहीं होना चाहिए ना ऐसे लोग। जो कानून बनना ही नहीं चाहिए। एक गाड़ी मैंने आज खरीदा, कल मैंने उसको ठोक दिया, उसके टुकड़ा टुकड़ा हो गया, उसका चलाने लायक नहीं। वो तो ऐसे भी चलाने का, मैं खुद फेंक दूंगा उसको। और मैं अपनी चीज़ संभाल के रखता हूँ, 100 साल संभाल के रखता हूँ। तुमको क्या? तुम इसके ऊपर क्यों कानून बनाओगे? तुम इसके ऊपर क्यों ये करोगे? तुम्हारा काम है देश के उन लोगों को समृद्ध बनाओ, उन लोगों को संपन्न बनाओ, उनकी आर्थिक स्थिति सही करो, उन्हें लूटो नहीं। तुम तो बैठे हो उनकी पॉकेट से, तुम्हें लेने के अधिकार है, तुम टैक्स के नाम पे उगाही कर रहे हो, ले रहे हो, खा रहे हो, मौज मना रहे हो, जो इच्छा सो कर रहे हो। जो तुम्हारी अधिकार में कर्तव्य बनता है, तुम्हारे ऊपर फर्ज है, वो सब काम तुम छोड़ के जो नहीं करना चाहिए वो सब तुम कर रहे हो। पूछने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे लोगों को विधान भवन और संसद तक पहुंचने से रास्ता रुकने के लिए हमें एक फोर्स बनना पड़ेगा। इस प्लेटफॉर्म को हमें मजबूत बनाना पड़ेगा और इस मजबूती से हमें आवाज़ मजबूत करना पड़ेगा। हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते। एक बार ठान लो, हो जाता है और होकर रहेगा। एक बार ठान लो, करके दिखाएंगे।